नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए सामाजिक अध्ययन जो आपका विषय है, उसके अंतर्गत हम कंप्लीट कोर्स आपको 8 पार्ट में पूरा जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने इसी का पार्ट नंबर 1 देखा था। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और विज्ञान जो है विषय से पहले हम करा चुके हैं 5 पार्ट में पूरा कोर्स, वो 5 पार्ट भी अवश्य देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आपका प्रार्थना समाज जो है वहाँ से, और इन्हीं को पढ़ते पढ़ते जो पिछले वाले पार्ट में मैंने प्रश्न पूछा था उसको भी हम इसी में जो है वो कवर कर देंगे। तो बात करते हैं प्रार्थना समाज की। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना किसने की थी। तो उनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम है उनका? आत्मा राम पांडुरंग। और केवल इसको आप इसी प्रकार से नहीं लिखते हैं, आत्माराम पांडुरंग के अलावा पूरा स्टेटमेंट के तौर पर आप कहते हैं कि केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग जो हैं इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और बात करें कब की थी, तो आपका 31 मार्च, चाहे तो आप सन यानी कि तारीख ना भी याद रखें, आपको डायरेक्ट क्या याद होना चाहिए, सन याद होना चाहिए। 1867 में जो है वो की थी। अब जो मैंने नाम बताया दूसरा कौन सा, केशव चंद्र सेन, इसको शॉर्ट में इस टाइप से लिख दिया है मैंने, ध्यान रखिएगा। एक और नाम इनसे जुड़ा देखने को मिलता है, वो है महागोविंद रनाडे। महागोविंद रनाडे। अब देखिए महागोविंद जो रनाडे हैं, कहीं कहीं आप इन्हें पढ़ेंगे तो क्या होता है, जो आत्माराम पांडुरंग हैं और उसके साथ साथ महागोविंद रनाडे, इन दोनों का नाम जो है वो देखने को मिलता है। और महागोविंद जो रनाडे हैं इनको महादेव गोविंद करके भी बोला जाता है। तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आत्माराम पांडुरंग और महागोविंद रनाडे इन्होंने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और एक दूसरा इसका पहलू ये होता है कि आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन जो हैं, इनके सहयोग से, किसने? आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन के सहयोग से प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी। और जो महागोविंद रनाडे हैं, इन्होंने क्या किया था, इसी को आगे बढ़ाने का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। इन्होंने इसे और आगे जो है वो बढ़ाया था। तो ये जो दूसरा वाला आपका तरीका है, इसको ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा तरीके से जो है आप सही माना जाएगा। फिर आपका प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये जो सन है, ये तो आप याद हो गया, फिर स्थापना हुई कहाँ थी? तो आप क्या कहेंगे, बम्बई में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अधिकतर जो प्रश्न आते हैं संस्थापक, सन और स्थान, इन्हीं 3 जगह से जो है वो आते हैं। और थोड़ा सा अगर इसको डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं प्रार्थना समाज आपका भारतीय नवजागरण जो है उसके दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित एक समुदाय जो है वो था। तो ये आपका हो गया प्रार्थना समाज। और जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है महागोविंद रनाडे, इनके बारे में एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इन्होंने 1884 में पूना दक्कन एजुकेशन, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ एजुकेशन को EDU, पूना दक्कन एजुकेशन एसोसिएशन, ASSO शॉर्ट में। तो पूना दक्कन एजुकेशन एसोसिएशन 1884 में इन्होंने जो है वो स्थापना की थी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब बात करें यहाँ से, प्रश्न आपका क्या पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, तो 2000 सन 2018 में पूछा गया था डीएलएड के ही प्रीवियस ईयर में, कि जो प्रार्थना समाज है इसकी धार्मिक क्षेत्र में क्या भूमिका थी। ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो इतनी सारी चीजें आपने अभी तक समझी, आपको इसमें कोई धार्मिक रोल दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम बात करते हैं जो 2018 में प्रश्न पूछा गया था, उसमें आप क्या लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं, सबसे पहले तो जो जाति व्यवस्था है उसको अस्वीकार किया गया था, क्रॉस में बना दे रहा हूँ, यानी कि उसको कहीं ना कहीं खंडन उसका किया गया था। ये क्या है? धार्मिक क्षेत्र है। इसी प्रकार आप कहेंगे जो स्त्री शिक्षा है उसको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर बात की गई थी, तो आप इसे टिक लगा सकते हैं। इसी प्रकार जो विधवा पुनर्विवाह है वो भी आपका
धार्मिक क्षेत्र है विधवा पुनर्विवाह। तो इसकी अगर बात करें तो विधवा पुनर्विवाह जो है इसको भी प्रोत्साहन दिया गया था। और इसी के साथ साथ लड़के और या गर्ल्स बॉयज़ करके लिख देते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ जो है, लड़के और लड़कियां जो है दोनों की विवाह की आयु में जो है वो वृद्धि की गई थी। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट हैं जो कि आप धार्मिक क्षेत्र से संबंधित याद कर सकते हैं और आपका पूछा गया था 2018 में प्रश्न, तो वहाँ पर ही आप लिख भी सकते हैं। अब अगर बात करें थोड़ा सा प्रार्थना समाज के ही बारे में, तो प्रार्थना समाज जो है आपका, ये एक ब्रह्म समाज जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसी की एक शाखा के रूप में जो है वो जाना जाता है। और सबसे अगर एक लाइन में मैं आपसे कहूँ इसे आपको परिभाषित करना है तो आप किस प्रकार से कहेंगे कि धार्मिक सुधारों की अपेक्षा जो सामाजिक सुधार हैं उन पर इनमें ज़्यादा बल दिया गया था। पिछले वाले वीडियो में ब्रह्म समाज जो हमने देखा था उसके ट्रिक से हमने बात की थी, बीजेपी बीएससी, तो वहाँ पर जितने भी आपके थे जाति प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ट्रिक से मैंने बताए थे, तो वो अधिकतर धार्मिक सुधार थे। पर इनमें धार्मिक सुधारों की अपेक्षा जो सामाजिक सुधार है उन पर ज़्यादा बल देने का प्रयास किया गया था। तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो एकदम हाईलाइटेड आपको देखने को मिलते हैं किसी भी समाज में, या प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, इस प्रकार के, तो उनमें आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। तो प्रार्थना समाज में इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। हम अगला जो आपका समाज है, यानी कि इसके बाद जो आया था आर्य समाज, उसके बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, एक पॉइंट के बारे में, और वो पॉइंट है आपका सत्य शोधक समाज से संबंधित। जल्दी से सभी लोग बताइए, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना, तो बात करते हैं आंसर की, तो आप कहेंगे ज्योतिबा फूले आपका सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। और बात करें कब की थी, सन भी आपको पता होना चाहिए, तो की थी 1873 में। तारीख भी आप याद रख सकते हैं 24 सितंबर 1873। स्थान भी आप याद रख सकते हैं, पुणे में जो है वो की थी। और इनकी एक पुस्तक बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो कि आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। ज्योतिबा फूले की पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ये नाम ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्ट बहुविकल्पी में जो है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो सभी का वीडियो पर बनता ही है। तो इसमें यहाँ पर ज्योतिबा फूले से संबंधित इतनी चीजें। अब बात करते हैं हम आर्य समाज के बारे में। तो बात करते हैं अब आर्य समाज के बारे में। तो सबसे पहले जल्दी से सब लोग बताइए, आर्य समाज के संस्थापक जो है वो कौन थे और कौन संस्थापक थे, उसके साथ साथ समय भी जो है यहाँ पर बताइए। तो चलिए अब बात करते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आपके दयानंद सरस्वती जो है वो थे, दयानंद सरस्वती। फिर दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने स्थापना आर्य समाज की कब की थी, तो आप कहेंगे 1875 में जो है वो की थी। कहाँ की थी, तो आप कहेंगे बम्बई में जो है वो की थी, परंतु इसका स्थानांतरण बाद में कर दिया गया था। कहाँ कर दिया गया था? लाहौर में जो है वो कर दिया गया था। इस प्रकार से आप एरो भी बना सकते हैं और स्थानांतरण इसके ऊपर जो है वो लिख भी सकते हैं। केवल और केवल ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती जो है इनका मूल नाम कह लें या बचपन का नाम कह लें, इस टाइप से प्रश्न आएगा। तो नाम ध्यान रखिएगा, मूल शंकर जो है वो नाम था। ये आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा मूल शंकर। अब अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक की, सारी चीजें रफ करते हैं इसी आर्य समाज के संबंध में। क्या जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखना है। तो ट्रिक है आपकी, वे दो नो। अब इस टाइप से साथ ही में आप लिखिए वे दोनों,
या तो इसको वे दोनों पढ़ लीजिए या वेदो नो पढ़ लीजिए, इस टाइप से कैसे भी आप पढ़ सकते हैं। पर ट्रिक इन्हीं में छिपी हुई है। ट्रिक क्या है, इन लाइन को रब कर देते हैं। जो वेदो है, इससे आपको ये याद होगा कि यहाँ पर जो वेद हैं उन्हीं को जो है वो ज्ञान का स्रोत जो है वो बताया गया था। यानी जब भी आपसे पूछा जाए आर्य समाज, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ट्रिक आनी चाहिए वेदोनो या वेदोनो, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। तो वेदों से आप याद रखेंगे वेद ही इसमें ज्ञान का स्रोत था। यानी आप वेद के बारे में इसमें लिखेंगे कि जो आपका आर्य समाज है वो हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। वो इसके अंतर्गत आपका आता है। फिर थोड़ा सा ट्रिक को और आगे बढ़ाएंगे तो वे दोनों को, जब दोनों है इसको आप साथ में पढ़ेंगे तो दोनों आएगा। तो दोनों की किसकी बात की जा रही है, लड़के लड़कियों की बात की जा रही है, लड़के व लड़कियों की। तो इससे आपको क्या याद रखना है, लड़के व लड़कियां जो हैं इनकी न्यूनतम विवाह उम्र इसमें जो है वो निश्चित की गई थी। न्यूनतम विवाह आयु ये जो है इसमें निश्चित की गई थी। कितनी निश्चित की गई थी, तो लड़के के लिए उम्र ये निश्चित की गई थी 25 वर्ष, और लड़कियों की ये उम्र जो है वो निश्चित की गई थी 16 वर्ष। ये सभी आपको क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे जब स्टेटमेंट में एक लघु में प्रश्न पूछ रहा था तो ये सब पॉइंट वहां पर आप लिख के अपने जो प्रश्न की लेंथ है, आंसर की लेंथ है, उसको इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। मेन पॉइंट है। फिर यहाँ से एक पॉइंट और आप याद रखेंगे कि जब यहाँ पर लड़के लड़कियों की विवाह की बात की जा रही है तो विवाह से ही आप संबंधित ध्यान रखिए कि विधवा पुनर्विवाह, जिसकी जो कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ विधवा और पुनर् करके, इस प्रकार से विधवा पुनर्विवाह, और उसके साथ साथ अंतर जातीय विवाह, इन दोनों को यहाँ पर समर्थन जो है वो प्रदान किया गया था। तो विवाह से ही संबंधित तीनों बातें हैं, तो आपको याद करने में यहाँ पर आसानी होगी। अब यहाँ से आपका प्रश्न अगर बात करें डीएलएड में कब पूछा गया था, तो 2019 में सबसे लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई और सामाजिक सुधार हेतु आर्य समाज द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। ये आपका प्रश्न जो है वो पूछा गया था। तो किसने स्थापना की वो तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी, और चाहें तो आप थोड़ा सा आर्य समाज के जो संस्थापक थे उनके नाम या दयानंद सरस्वती जो है उनके बारे में भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि इनका जो जन्म है वो गुजरात के मोरबी नामक, कहाँ पर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, गुजरात जो है इसके मोरबी नामक स्थान पर जो है वो एक ब्राह्मण परिवार में जो है वो हुआ था। और सत्य की तलाश में लगभग 15 सालों तक ये इधर से उधर भटकते रहे थे, और 1875 में इन्होंने फिर बंबई में आर्य समाज की स्थापना जो है वो की थी। और बाकी लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था, वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ पॉइंट आप धर्म सुधार के संबंध में भी लिख सकते हैं इसी में। वो क्या है, मैं केवल 4 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट है आपका हिंदुओं में वेदों के प्रति आस्था, वो आप इस ट्रिक से ही याद रख सकते हैं, वेदों की बात की गई है। दूसरा आप कहेंगे मूर्ति पूजा हो गया, कर्म कांड है, बलि प्रथा, इन सब का विरोध किया गया था। तीसरा आप कहेंगे जो छुआछूत है उसको दूर रखना, तो वो भी यहाँ पर विरोध हो गया। और चौथा आप कहेंगे कि हिंदू धर्म में जो उनकी आस्था थी उसको और दृढ़ करना, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। तो जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, वो है आपका रामकृष्ण मिशन। जल्दी से बताइए रामकृष्ण मिशन जो है उसके संस्थापक कौन थे, रामकृष्ण मिशन। तो अब बात करते हैं आंसर की, तो यहाँ पर आपका आएगा रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वो की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जो हैं इनके बारे में भी एक चीज और पता होना चाहिए आपको कि ये जो है वो रामकृष्ण परमहंस जो हैं उनके शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने स्थापना की थी, कब की थी, 1 मई 1897 में जो है वो की थी। मुख्यालय पूछा जाए आपसे तो आप क्या कहेंगे, कोलकाता के निकट बेलूड़ में जो है इनका मुख्यालय। देखिए जितने प्रश्न आपके पूछे जाते हैं अधिकतर आप प्रश्न देखेंगे तो स्थापना, समय, स्थान इन्हीं से पूछे जाते हैं।
तो इनको अवश्य आप दिमाग में बैठा के रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूरे पूरे पूछे जाने के चांसेस हैं। अब कुछ थोड़े बहुत पॉइंट भी यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये जो मिशन था रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना के केंद्र में अगर बात करें तो वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार जो है वो था। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं, वो है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन जो है इसका प्रचार प्रसार जो है वो था। और अगर इसको आप सिंपल सी भाषा में कहें तो शिक्षा का प्रचार प्रसार भी आप इसे कह सकते हैं। और एक दो पॉइंट और अगर बात करें तो जो रामकृष्ण मिशन था, ये दूसरों की सेवा और परोपकार जो है उसको कर्म योग मानता था। दूसरों की सेवा और परोपकार, जो कि आप कहेंगे हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है उसके अंतर्गत आता है। तो इतनी सारी चीजें इसमें हैं, बाकी और कुछ नहीं आएगा, इन्हीं में से पूछा जाएगा। रब करते हैं सारी चीजों को, बात करते हैं अब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो जल्दी से बताइए सबसे पहले कौन जो है वो संस्थापक के रूप में जानते जाते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है वो भी मैं बता देता हूँ। एक टाइमिंग आपकी सुबह के 11 बजे है और एक जो है वो शाम के 8 बजे है। तो इसमें आप लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं। तो बात करते हैं अब आंसर की, यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो आप कहेंगे न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना कब, 1875 में। न्यूयॉर्क में 1875 में अमेरिकन कर्नल हेनरी अल्काट, नाम ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ एक और नाम, वो है रूसी महिला, रूसी महिला मैडम हेलन पेट्रोवना ब्लेवेस्की। तो ये अगर बात की जाए आपसे थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में, तो ये नाम आप तब लिखेंगे जब बात की जाएगी प्रथम आपके पूरे जो है वो वर्ल्ड लेवल पर। भारत में पूछा जाएगा तब अलग होगा। तो ये आप न्यूयॉर्क जो है वो ध्यान रखेंगे कि सन 1875 ईस्वी में अमेरिकन कर्नल हेनरी अल्काट और एक रूसी महिला थी जिसका नाम था मैडम हेलन पेट्रोवना ब्लेवेस्की, इनके द्वारा न्यूयॉर्क में इस संस्था की स्थापना की गई थी। फिर अगर बात करें भारत में, तब आप क्या कहेंगे, भारत में अगर बात करें तो इसको रब करके लिख देते हैं सन 1882 ईस्वी में मद्रास, जो कि आपका चेन्नई आप जानते हो उसमें आएगा, तो ब्रैकेट में इस प्रकार लिख सकते हैं चेन्नई। मद्रास चेन्नई के पास अड्यार, ये नाम ध्यान रखिएगा अड्यार, क्योंकि कई ऑप्शन में आपको अड्यार ही लिखा देखने को मिलता है। तो अड्यार नामक आप कहेंगे जो स्थान है उस पर इस संस्था का मुख्यालय खोला गया था। कहाँ, भारत में। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुख्यालय मद्रास चेन्नई अड्यार, ये पहले नहीं था। स्टार्टिंग में आपका 1875 में मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क में स्थापना की गई थी। उसके बाद 1879 में ये जो सोसाइटी था इसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई में जो है वो लाया गया था। फिर मुंबई में स्थापना तो यानी कि स्थापित कर दिया गया था। फिर 1886 में, कब, 1886 में इसका जो कार्यालय था उसे फिर अड्यार चेन्नई में अंतरिम रूप से स्थापित कर दिया गया। तो इस प्रकार से ट्रांसफर अलग अलग जगह जो है वो हुआ था। और भारत में आप जानते हैं एनी बेसेंट के रूप में जो है जाना जाता है, जिन्होंने प्रचार प्रसार सारी चीजें जो है इसका किया था। रब करते हैं सारी चीजें, बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ उद्देश्य के बारे में, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो कुछ एक दो पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए जिसको लेकर आप लिख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर में अगर बात करें प्रश्न यहाँ से कैसे आया था, तो सन 2018 में आपका प्रश्न डीएलएड में पूछा गया था कि थियोसॉफिकल
सोसाइटी की स्थापना कहाँ और किसके द्वारा की गई थी और संस्था के उद्देश्य क्या थे। तो कहाँ और किसके तो मैंने आपको बता दिया, उद्देश्य को और जान लीजिए। सब संस्था जो है इसका उद्देश्य ईश्वरीय जो आध्यात्मिक ज्ञान है उससे संबद्ध करके आप कह सकते हैं सभी जो धर्म हैं उनका एकीकरण जो है वो था, सभी धर्मों का एकीकरण। मेन मेन पॉइंट ध्यान रखिए ताकि पेपर में आप लिख सकें। और दूसरे पॉइंट के तौर पर आप लिख सकते हैं कि ये जो संस्था है उसने हिंदू और बौद्ध धर्म को जो है वो श्रेष्ठ बताया था या श्रेष्ठ माना था, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तीसरे में आप लिख सकते हैं कि जो कर्म कांड थे उसमें ये विश्वास नहीं करती थी और पुनर्जन्म में भी विश्वास जो है वो करती थी। अगले पॉइंट के तौर पर आप लिख सकते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति के जो सत्कर्म है, अच्छे कर्म है, उसको महत्व इसमें जो है वो दिया जाता था। और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जाति प्रथा, सामाजिक अंधविश्वास, कुप्रथा, इनका विरोध इसमें जो है वो किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं। रफ करते हैं सारी चीजें। अब एक प्रश्न आपका 2016 में इसी टॉपिक से पूछा गया था और वो पूछा गया था कि भारतीय पुनर्जागरण या नवजागरण अथवा नवजागरण, इसका क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो आप क्या लिखेंगे नवजागरण का तात्पर्य में कि धर्म और समाज से संबंधित जो पुरानी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास जो किया गया वो आपका जो है वो नवजागरण में आता है। और अलग अलग आप इसमें नाम लिख सकते हैं कि नवजागरण काल के कुछ समाज सुधारक हैं जैसे कि राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, महादेव गोविंद रानाडे, प्रार्थना समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, सर सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी, मैंने आपको बताया था, दादा भाई नौरोजी पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित हैं, तो ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज, पंडिता रमाबाई सरस्वती शारदा सदन। दो मैंने जो नहीं बताए वो आपको मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। एक तो पंडिता रमाबाई सरस्वती, ये शारदा सदन से संबंधित हैं। और एक और मैंने नहीं बताया वो है दादा भाई नौरोजी, ये संबंधित हैं आपके पारसी सुधार आंदोलन से। पता आपको होना चाहिए, कोर्स में है, पूछा कुछ भी जा सकता है, ये सभी आप इसमें लिख भी सकते हैं। और वो धर्म से संबंधित जो सारी चीज़ें हुई कि मान्यताएं जो थी, जो गलत थी प्रथाएं, उन सब का अंत किया गया, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। बात करते हैं अब हम अपने अगले और लास्ट टॉपिक की तरफ, और वो है आपका बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। वीडियो मैंने आपसे पहले ही कहा था ज़्यादा लेंदी नहीं ले जाएंगे, छोटे छोटे वीडियो में 8 पार्ट में हम पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो बंग भंग आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बंग भंग आंदोलन क्या है। तो बंग से मतलब है बंगाल, भंग से मतलब है विभाजन। तो बंगाल का विभाजन से संबंधित जो आंदोलन हुआ था उसी को बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? सन 1905। यानी कि बंगाल का विभाजन आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे बंगाल का विभाजन 1905 में जो है वो हुआ था। किस आधार पे हुआ था? तो आप कहेंगे भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। ये जो पॉइंट मैंने बताई इस पूरे उसमें सबसे मेन है, क्योंकि टॉपिक तो पूरा कहानी है। वो तो बंग भंग आंदोलन जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था वहां पर सारी चीजें बताई थी। डिटेल में आपको देखना है तो जाकर एसएसटी की 4th सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में देख लीजिए। बंग भंग आंदोलन नाम से एक वीडियो बना हुआ है जिसमें मैंने पूरी कहानी बताई है कि कैसे क्या सारी प्रोसीजर इसमें हुए थे, कैसे ये जो है वो उग्र विवाद हुआ था, सारी चीज़ें। पर फिर भी यहाँ पर हम एक फास्ट डिवीजन के तौर पर देख रहे हैं तो थोड़ा सा हम छोटे तौर पर सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। आपका यहाँ से प्रश्न बंग भंग आंदोलन से पूछा गया था, क्या 2018 में पूछा गया था, और पूछा गया था कि बंग भंग आंदोलन को समझाते हुए इसमें कांग्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो सारी चीज़ें रफ करते हैं और
बंग भंग आंदोलन को समझते हैं। शॉर्ट में समझेंगे ताकि समझ में आ जाए। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक ना किया हो, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार आगे भी मैं आपको अच्छे से अच्छे पॉइंट और वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराता रहूँ। बात करते हैं बंग भंग आंदोलन की। तो एक्चुअल में हुआ ये था दिसंबर 1903 में। मैंने 1905 आपको बता दिया बंग भंग जो है वो या बंगाल का विभाजन हुआ। तो दिसंबर 1903 में आपका जो अंग्रेज सरकार थी उसने क्या किया, बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कर दी। जैसे कोई भी चीज होने वाली होती है तो पहले घोषणा कर दी जाती है, तो वही हुआ 1903 में। जो अंग्रेज सरकार थी उसने क्या की, घोषणा कर दी। फिर इससे पीछे सरकार ने, यानी कि जो बंगाल का विभाजन था उसको रीजन क्या दिया सरकार ने, वो सरकार ने ये रीजन दिया कि जो आबादी है बंगाल की, उसके कारण जो प्रशासन है वहाँ का वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा आबादी है बंगाल की जिसके कारण प्रशासन जो है वहाँ का सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। तो बंगाल विभाजन के तहत जो बंगाली थे उनको प्रशासनिक सुविधा के लिए, किस सुविधा के लिए, इसी प्रशासनिक सुविधा के लिए दो तरीके से विभाजित किया गया। पहला था भाषा के आधार पर। अब इसमें भाषा के आधार में क्या था, इसमें बंगाली भाषा और खासी बंगाल में ही अल्पसंख्यक जो है वो बन गए। अल्पसंख्यक कहने का मतलब क्या है, क्योंकि 1,70,00,000 लोग वहां पर बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी और उड़िया बोलने वालों की संख्या लगभग 3,70,00,000 थी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो बंगाली भाषा वाले लोग थे वो अल्पसंख्यक कहीं बन गए भाषा के आधार पर। अगर बात करें दूसरे की, अगर बात करें तो दूसरा डिवीजन था इनका धर्म के आधार पर। इसमें धर्म के आधार पर आप कहेंगे तो क्योंकि पश्चिमी जो बंगाल है वो हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहां हिंदुओं की संख्या कुल 5,40,00,000 में से, टोटल में से 4,20,00,000 लगभग जो है वो थी। और पूर्वी जो बंगाल था वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहां पर कुल आबादी का लगभग 59% मुस्लिम समुदाय था। तो यही आधार बना धर्म के आधार पर विभाजन का। तो ये दो मेन आधार थे। ज़्यादा डिटेल में देखना हो, मैंने पहले ही कहा है कि आप टॉपिक वाइज वाले वीडियो में देख लीजिएगा जाके, पर मैंने सारी चीज़ें लगभग यहाँ पर बता दी हैं। तो भाषा और धर्म के आधार पर ये था। अब प्रश्न में मैंने आपको क्या बोला कि 2018 में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें ये भी पूछा गया कि बंग भंग आंदोलन में कांग्रेस की क्या भूमिका रही। तो आप क्या लिखेंगे, कांग्रेस की भूमिका, इसको भी समझिए। तो सन 1905 में जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ गोपाल कृष्ण गोखले, इनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके वार्षिक अधिवेशन में दो प्रस्ताव पारित किए गए। दो प्रस्ताव में जो पहला प्रस्ताव था वो ये था कि जो लॉर्ड कर्जन थे उनकी प्रतिक्रियावादी जो नीति है और जो बंगाल विभाजन है उसकी आलोचना इसमें किए गए। कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन आप ऐसे तो देख रहे हैं, भाषा धर्म को जो आधार बनाकर यहाँ पर बता दिया गया कि प्रशासन जो है और ज़्यादा अच्छा हो उसको लेकर ही किया जाएगा, पर एक्चुअल में ये रीज़न नहीं था। रीज़न तो क्या था, दो गुटों में बांटना। तो वही विरोध के तौर पर जो कांग्रेस है उसकी भूमिका दिखी थी कि बंगाल विभाजन की आलोचना, पहला आपका पॉइंट हो जाएगा। दूसरे में आप लिखेंगे कि बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान और स्वदेशी अभियान को समर्थन देना। तो ये दो पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, बंगाल विभाजन या बंगाल आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका के संबंध में। तो इतना आपके प्रश्न में आप लिख देंगे, प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सारी चीजें मैंने बता दी, ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पर उससे पहले जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि काकोरी कांड की जो घटना है वो जो है वो कब हुई थी। ये आपका इस वीडियो के लिए प्रश्न है। सन यानी कि ईयर आपको बताना है। चलिए चार ऑप्शन भी दे देते हैं, आपको बताना है ऑप्शन ABCD में से 1919 में घटना हुई थी, 1920 में घटना हुई थी, 1925 में घटना हुई थी, या 1949
1929 में घटना हुई थी। और एक और ऑप्शन ले लेते हैं ई, वो होगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी ऑप्शन में से कौन सा उत्तर होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। समय वही होगा हमारा शाम के 8 बजे लाइव, तो लाइव आ जाइएगा सभी लोग। तो आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।